वहाँ से चूंकि जो घायल होकर आया है, जो प्रत्यक्षदर्शी है, उसकी बात 1 मिनट आपको सुननी चाहिए, तब आपको वहाँ की सारा वस्तुस्थिति क्लियर होगा। तो मैं पुनः दोहराऊं, मैं राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति का एक योद्धा हूँ, एक सिपाही हूँ। जब राजेंद्र महतो जी के नेतृत्व में हम बहुराष्ट्रीय राज्य के स्थापनार्थ वहाँ गए तो हमने पाया, जो मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में निवेदन करूँ, हम वहाँ के सोसाइटी का अध्ययन किए, वहाँ के अवस्था का अध्ययन किए। तो अध्ययन करने के पश्चात हम लोगों ने वहाँ पाया, चूँकि मधेश से बाहर हम लोग नहीं निकले थे, विगत 34 वर्षों से, मैं व्यक्तिगत बात अपनी बताता हूँ, मैं वहाँ घायल हुआ हूँ, मैं वहाँ संपूर्ण समर्पण से उस आंदोलन में सहभागी हुआ हूँ। हमारे साथ हमारे संतोष मेहता जी भी थे, उस आंदोलन में शरीक हो रहे थे अपने अध्यक्ष के साथ। तो मैं आपको बहुत ही पॉइंटेड वहाँ की जो अवस्था थी उसके बारे में विश्लेषण करके बताऊँ। तो हमने वहाँ पाया, चूँकि इसकी ज्ञान हमें नहीं थी, इसकी ज्ञान ही नहीं थी, तो हमने वहाँ पाया लोगों से इंटरेक्शन के बाद कि जैसे हमारी हिंदू धर्म ग्रंथ में वेद का महत्व है, वैसे ही वहाँ के किरांतों के बीच, लिंबुओं के बीच मुंधुम धर्म ग्रंथ की उन लोगों की आस्था की प्रतीक है मुंधुमी सभ्यता। और मुंधुम धर्म ग्रंथ में स्पष्ट व्याख्या कर रखा है कि मुकुमलुंग जो है, मुकुमलुंग जिसका नाम बदल के अभी पाथीभरा रख दिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे नेवा की धरती काठमांडू पर माइती घर मंडला बना दिया गया फिबखा को, जिसका पहले का नाम था फिबखा, और उसको बना देते हैं आप नस्लीय सिंह दरबार के लोग यहाँ बैठ के एक टेलीस्कोप रखे हुए हैं, यहाँ का लोग एक दूरबीन से देखता है और किसी का नाम बदल देता है, किसी का संस्कृति बदल देता है, किसी का धार्मिकता बदल देता है, किसी का रहन सहन बदल देता है। वह अधिकार किसी को नहीं है। तो हम लोगों ने वहां पाया कि मुंधुम धर्म ग्रंथ के व्याख्या के अनुसार से जो मुकुमलुंग की आस्था है, जो मुकुमलुंग को माता के जैसे लोग पूछते हैं, उस मुकुमलुंग के ऊपर जो चोटलांग है, चोटलांग जिसको शिखर कहते हैं, उस चोटलांग पर उस आस्था के प्रतिकूल वहां केबल कार पहुंचाने की साजिश हो रही है। और यह साजिश कौन कर रहा है आप जानते हैं? हम लोग वहां देख के आए हैं। यह साजिश वही लोग कर रहे हैं जो यहां के नागरिकों को वस्तु समझते हैं, नागरिक को वस्तु एवं अपने को राजनीतिक उद्योगपति बना के रखे हुए हैं। यह राजनीतिक उद्योगपतियों की काम है जो नागरिक को वस्तु समझते हुए और सभी का दमन करता है। हमने वहां पाया, इतना ही नहीं कि राज्य की पुलिस नंगा नृत्य कर रही थी साहब, वहां राज्य की पुलिस नहीं थी। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं, यह लोकतंत्र है, अपनी विषय को रखना पड़ेगा। वहां पुलिस यदि था तो वह एमाले का पुलिस था, वह नेपाली कांग्रेस का पुलिस था। यदि कोई उसके साथ ही बैठे हो तो मैं इस बात को साबित कर सकता हूं, सारेआम साबित कर सकता हूं, चौराहा के बीच साबित कर सकता हूं, फिबखा के धरती पर जाकर मैं साबित कर सकता हूं कि वहां राज्य की प्रहरी नहीं थी। वहां प्रहरी यदि थी तो वहां प्रहरी थी एमाले का, वहां प्रहरी था नेपाली कांग्रेस का। इसका मैं कारण उदाहरण दे दूं, आपने पाया होगा कि वहां के जो माननीय जीते हुए हैं वहां से, और वहां से जो उस संबंधित पालिका के जो मेयर जीते हुए हैं, उनका कई इंटरव्यूज हमारे आपके सामने उन्होंने कहा था कि मुकुलुंग में यदि मैं केबल कार बनाने में सक्षम नहीं होऊंगा तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। यह क्या है साहब? आप राजनीतिक व्यक्तित्व के ठेकेदारी लेते हैं, आपको ठेकेदारी लेने का अधिकार है। आप किसी व्यापारी को वहां फंसाते हैं, जो व्यापारी निश्चित रूप से अपना व्यापार करने जाते हैं। व्यापारी देश के निर्माण में निश्चित ही एक महत्वपूर्ण अव्यय है, और उनको आप अपने सुविधा के लिए फंसा देते हैं साहब। तो वह निर्माण, वह जो फंसाया गया है आज, जिनके द्वारा निर्माण हो रहा है, चूंकि वह निर्माण वो बैकग्राउंड में भले ही वो नजर आते हों, लेकिन सामने एमाले और कांग्रेस के लोग हैं, जो मैं स्पष्ट शब्द में कहना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात है साहब कि आप वहां के लोगों ने कहा कि आज हम लोगों के आस्था का प्रतीक मुकुलुंग पर बनाएगा, चोटलांग पर निर्माण करेगा, और कल जाके ये लोग हमारा जिसको वो लोग सिंहासन मानते हैं, शीर्ष से भी ऊपर सिंहासन मानते हैं, वह स्थान है। वहां हमने पाया कि फक्तांगलुंग, तो कल वह दिन दूर नहीं जो ये लोग यहाँ बेस से फक्तांग तक ये केबल कार का निर्माण कर दे, रोपवे का निर्माण कर दे। यह निश्चित रूप से संस्कृति पर प्रहार है, आस्था पर प्रहार है, और वहां के आदिवासी जनजाति किरात लिंबू पर प्रहार है, जिस प्रहार को हमें नहीं सह सके। और हम धोती वाले भी वहां पहुंच गए, राजेंद्र महतो के नेतृत्व में हम धोती वाले भी वहां पहुंच गए। और राज्य को असहनीय हुआ, राज्य को पीड़ा हुआ कि यह क्या हो रहा है। यह जो एक खाई बना के रखा गया था मधेश और पहाड़ के बीच में, जिसको हम पाटने के लिए वहां उपस्थित हुए, यह बर्दाश्त नहीं हुई नस्लीय ओली सरकार को, और उसने हम पर दमन
हम पर दमन ढाना शुरू कर दिया। वह दमन ऐसी 2 मिनट का समय दे साहब, बहुत पिटाई खा के आया हूं साहब, तब से सुनते जा रहा हूं। आप सुनिए वहां की अवस्था, दर्दनाक पीड़ा को, तब जाके वहां की संचालित प्रहरी, जो राज्य का प्रहरी नहीं था, हम लोगों पर दमन करना शुरू कर देता है। यद्यपि हमारी पदयात्रा विशुद्ध शांति पदयात्रा थी, शांतिपूर्ण पदयात्रा थी, और उसको उत्तेजक बनाने का काम किया गया। जब हम लोग नीचे उतरते हैं, होटल को घेर दिया जाता है, पानी नहीं दिया जाता है, होटल वाले को जाके वहां का डीएसपी बोलता है, वहां का सीडीओ बोलता है जो कि तुम इन लोगों को पानी नहीं दो, तुम राज्य के कर से सैलरी उठाते हो, ये माले और कांग्रेस के कर से सैलरी उठाते हो, यह स्पष्ट होना पड़ेगा। जब हम लोग की मसाल जुलूस निकलती है साहब, पहले मसाल जुलूस नहीं था, शांतिपूर्ण जुलूस हम लोगों ने निकाला था, और आगे जाके वो मसाल जुलूस में परिवर्तित होता है, और मैं उस मसाल जुलूस में शामिल हूं, सैकड़ों वीडियोज में रहा है। मैं आपको बताऊं, यह रमन पांडे जो उसमें उपस्थित है, मैं आपको बताऊं, जब मसाल जुलूस हमारी वहां की, शायद नाम वीरेंद्र चौक है, ऐसे कुछ, वीरेंद्र चौक पर जब पहुंचती है, तो सारे लोग, हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर अपने मसाल को उस धरती पर विसर्जित कर देते हैं। विसर्जित करने के पश्चात क्या होता है साहब, आपको पता है? विसर्जित करने के पश्चात 3-4 किलोमीटर की जो हमारी मसाल जुलूस की, शांतिपूर्ण जुलूस की यात्रा थी, तो वहां के प्रहरी जो ट्रस्टेड होते हैं, उनको टास्क दिया गया है कि किसी तरह षड्यंत्र करके तुम इन लोगों को उछालो, और उछाल के तुम अपनी नाल की गोली खोल दो, और इन लोगों को घायल करो, और इन लोगों को तुम इस तरह से करो कि इन लोगों को समाप्ति यहां कर दो। तो जब हम उस धरती पर उस मसाल को रख देते हैं, और चारों ओर से खड़ा होकर हम नारा लगा रहे होते हैं कि जनजाति, आदिवासी, मधेसी एकता जिंदाबाद, उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है साहब। माइक पकड़ के मैं ही नारा लगा रहा था, बर्दाश्त नहीं होती है साहब। और शांतिपूर्ण जुलूस से चारों ओर से घेर के, और बिना मतलब का, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, वीडियोज आप देखिए, कोई कुछ नहीं कर रहा है, घेर के वो लोग पाला लाठी प्रहार करना शुरू करते हैं। और लाठी प्रहार जब शुरू होती है, तो विसर्जित मसाल जुलूस को जान बचाने के लिए निहत्था साथी हमारे वहां के राय, लिंबू, गुरुंग, जितने भी साथी हमारे किरात साथी थे, हम मधेसी साथी थे, मरता क्या ना करता उस मसाल जुलूस को। निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि रास्ता बनाने के क्रम में थोड़ा रास्ते पर फेंकता है, किसी के घर पर नहीं फेंकता है। और यह झूठ फैलाई गई कि किसी ने घर पर फेंका है, सैकड़ों वीडियोज उपलब्ध है, कोई देख ले। यह तो यही बात हुई ना साहब कि हिटलर का एक प्रचार मंत्री हुआ करता था, शायद उसका नाम था गेबल्स, और गेबल्स का उन्हें कहा है कि जिस झूठ को सैकड़ों बार दोहरा दो, समाज को सत्य प्रतीत होने लगता है। तो क्या यह गेबल्स शैली में वहां की गलत समाचारों को काठमांडू पहुंचाया गया, और यहां के सिंह दरबार ने दूरबीन लगा के उसको प्रचारित करवा दिया? यह अब चलेगी भाई? लोकतंत्र है, गणतंत्र है। यह लोकतंत्र गणतंत्र हमारे वास्ते भी है, न तुम्हारे वास्ते है। 275 वर्षों से तुमने जिस तरह से हम पर शासन कर लिया, अब यह नहीं चलेगी। मैं अंत में निवेदन कर दूं, इन लोगों के काम को आप यदि देखेंगे तो मैं कहता हूं कि साहब, सैकड़ों पहाड़ ऐसी है जहां आप रोपवे बनाओ ना, कौन रोका है आपको केवल कार रोपवे बनाने से? लेकिन जो हमारी धर्म संस्कृति है, उसको तुम पांव तले कुचलोगे, और हम बर्दाश्त करेंगे? अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं उदाहरण आपको पेश करूं, भारत के पास क्या कोई पैसा की कमी है? भारत के पास बुद्धि वाले लोग शासन में नहीं बैठे हुए हैं? काहे नहीं आज तक मां वैष्णो देवी के ऊपर रोपवे बना? काहे नहीं आज तक केदारनाथ के ऊपर रोपवे बना? काहे नहीं आज तक यमुनोत्री के ऊपर रोपवे बना? तो चूंकि इसलिए नहीं बना कि धर्म और आस्था को लोग जहां पर जो है उसको प्रतिष्ठित करके रखना चाहते हैं। तो इस तरह से इस देश को लूटने का काम हो रहा है, आस्था पर प्रहार होने का काम हो रहा है। आगे व्यापारियों को बढ़ा दिया जाता है, पीछे व्यापारी राजनीतिक आवरण में खड़े होते हैं व्यापारी बन के। तो इस तरह से यदि कहना पड़े तो साहब, अब अनोखा तमाशा है इस देश में। आप देख लें, अनोखा तमाशा तो ऐसी है कि यहां तन बिक चुके, मन बिक चुके, सदन बिक चुकी, अब वतन बिक रही है साहब। कितना बर्दाश्त किया जाए? वतन भी एक लोग बेचने के लिए आगे आ चुके हैं, और पैसों के खातिर अपन बिक रहे हैं। कोई ठेकेदारों से कमीशन लेने के कारण सत्ता में बैठे राजनीतिक लोग अपने वतन को बेच रहे हैं, अपने आप को बेच रहे हैं, किसी की आस्था को बेच रहे हैं। यह चलेगी अब? किसी की मजाल है जो किसी के धरती पर जाके आप इस तरह से तांडव नृत्य कर लो? तो मैं बस अपनी बात को अंत करूं, मैं एकदम छोटा ही बोल रहा हूं आपको साहब। अरे हमने 1 घंटा सुना है।
थोड़ा सा 2 मिनट में मैं आपके बात को 2 मिनट में, चूंकि जो पीड़ा है, जो हमने मार खाई है, जो हमारे साथी, पूछिए कैसे कैसे हम लोगों को सुनिए एक और पीड़ादायक बात बताऊं, इससे बड़ी नस्लीय हरकत इस देश में क्या हो सकती है कि इस देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल के अध्यक्ष, जो बहुराष्ट्रीय राज्य के स्थापना से निकल चुके हैं, जो स्वदेशवाद के स्थापना से निकल चुके हैं, उनको जो बॉडीगार्ड उनका सुरक्षा किया, यदि बॉडीगार्ड नहीं होता, यदि नेपाली सेना से फोन पर बात नहीं हुई होती, तो उनको इनकाउंटर करने की साजिश यहाँ की नस्ल सिंह दरबार में रची थी साहब। और जिस रोज हम लोग काठमांडू पहुंचते हैं अपने राष्ट्रीय समिति की बैठक में, उसी रोज उनके बॉडीगार्ड को वापस बुलाया जाता है। एक मंत्री को 2 बॉडीगार्ड दिया जाता है इस देश में, और उप प्रधानमंत्री साहब बॉडीगार्ड वापस लेते हो। यदि हमारे नेता राजेंद्र महतो को कुछ हुआ तो इस नस्लीय सिंह दरबार का ईंट से ईंट बचा दिया जाएगा, यह वहां बैठे सत्ता के शासक याद कर ले। और अंत में मैं आपको इतना कहूंगा कि कोई भी इन्वेस्टर कॉस्ट एनालिसिस के बिना इन्वेस्ट मत करो भाई। पोखरा एयरपोर्ट की निर्माण होती है, निजगढ़ एयरपोर्ट की निर्माण होती है, जहां कोई कॉस्ट एनालिसिस नहीं होता है। आप सभी को पता है कि जब तक भारत इजाजत नहीं देगी, निजगढ़ एयरपोर्ट पर ट्विन ओटर छोटे विमानों से ज्यादा उतर नहीं पाएगा। आप कहां से घूम के आओगे? फिर भी हजारों पेड़, लाखों पेड़ काट देना। वहां जाके सुना कि लाली गुरांस की इतनी सुंदर बगीचा वहां था, उसको तुमने उजाड़ दिया। एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए 15 किलो ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, और एक स्वस्थ पेड़ एक रोज में 3 किलो ऑक्सीजन देता है। तो एक मनुष्य को जिंदा रहने के लिए जब 5 ऑक्सीजन चाहिए, 5 पेड़ चाहिए, तो आप सोच लीजिए हमारी 3 करोड़ आबादी को कितना ऑक्सीजन चाहिए। और जो हमने प्रकृति से लिया है वह दुनिया वालों को लौटाना भी है, तो निश्चित रूप से 5 गुना हमारे यहाँ पेड़ होना पड़ेगा। तो इन सभी विषयों को आत्मसात करते हुए इस देश में नस्लीयता को खत्म करना होगा। और किसी भी, जो हमारे आर.के. सर कह गए हैं, किसी भी धरती पर, किसी भी स्थान पर हमारे शर्तों पर निर्माण होना पड़ेगा। अब वह दिन गए जो तुम सिंह दरबार में बैठ के आपस में शासक लोग चचेरा, मौसेरा, फुफेरा, ममेरा भाई का रिश्ता बना के बारंबार लूटने का काम किया। हम मधेसियों को लूटा, हमारे आदिवासी जनजातियों को लूटा। इसीलिए हमारे स्थान पर अब हमारे हिसाब से विकास होगा। वहां न्यायालय हमारी होगी, वहां प्रहरी हमारा होगा, वहां शासन हमारा होगा। यदि स्थानीय प्रहरी होता, यदि स्टेट का प्रहरी होता, तो हम पर इस तरह से झूठा फैला के कि हमने घरों पर मसाल फेंका। साहब अंतिम बात कह दूं, यह मेरी अंतिम पंक्ति है, उसमें आम जनसाधारण, राय, लिंबू, गुरुंग, किरात सहभागी थे, मधेसी सहभागी था, आम लोग सहभागी थे, आस्था के मुकुलम, आस्था के दीवाने सहभागी थे। क्या कोई अपने घर पर जलाने के लिए कोई मसाल फेंकता है? इतनी छोटी बात, अपने घर को जलाने के लिए कोई मसाल फेंकेगा? विसर्जित मसाल को झूठा अफवाह फैला के और हमारे यहाँ संघर्ष को, शांतिपूर्ण संघर्ष को बदनाम किया गया। इस तरह से बदनाम करते रहोगे, निश्चित रूप आर.के. सर बोल रहे थे कि यह देश को तोड़ो मत, हम जोड़ने निकले हैं, हम बहुराष्ट्रीय राज्य का निर्माण करने निकले हैं, तोड़ने का काम नहीं करो। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय बहुराष्ट्रीयता, जय मुखुमलुंग, जय मधेसी राष्ट्रीयता।